कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सीटेट एसएसटी पेपर सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कवर करेंगे 29 जनवरी 2023 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ। ये हमारा एसएसटी पेपर नंबर 17 है। इससे पहले मैं आपको 16 पेपर कंप्लीट करा चुका हूँ। एक पेपर को बच्चों मैं आपको दो पार्ट में प्रोवाइड करा रहा हूँ। पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक, पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 60 तक। आगामी एग्जाम में क्लास आपकी अति महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि एसएसटी पेपर सेकंड का लेवल बहुत ज्यादा टफ कर दिया गया है। कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। जब तक आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा तो इन क्वेश्चनों के मैक्सिमम क्वेश्चनों के राइट होने के चांस कम है बच्चों, इसलिए आपको पूरा टॉपिक कवर करनी चाहिए। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए क्या कहता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। ये बिल्कुल सही बात है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर से ठीक ऊपर होता है। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा बच्चों ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्लियर है जी? देखिएगा कैसे। अब आपको इतना पता होना चाहिए बच्चों। देखो, जो कर्क रेखा 23.5 डिग्री में जो उत्तर की साइड होती है कर्क रेखा होती है, जो एरिया आपकी ये भी बीचों बीच जो रेखा होती है 0 डिग्री अक्षांश पर ही होती है भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण में जो होती है वो होती है मकर रेखा। पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। जो कर्क रेखा ये वाली रेखा और मकर रेखा ये वाली रेखा, जो इसका बीच का ये क्षेत्र है, इसमें सर्वाधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। बिल्कुल होती है, क्योंकि ये जो क्षेत्र होता है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। इतना आपको सभी को पता है। ठीक है जी। दूसरी कंडीशन, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक, बिल्कुल ये भी बात सही है, लेकिन जो आ रहे हैं ना एक ही व्याख्या नहीं करता है। क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर सेकंड, जब ग्रीनविच में 11 पूर्वाह्न बजे होते हैं तब 9 पूर्वाह्न किस देशांतर पर बजे होंगे? देखिएगा, अब मैं आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आया हूं। आपको पता है 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना मिनट लगती है बच्चों? 4 मिनट। तो 30 डिग्री देशांतर को पार करने में कितनी मिनट लगेगी? 120 मिनट। तो 2 घंटे पश्चिम। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, 30 डिग्री पश्चिम में। क्योंकि बच्चों 1 डिग्री को पार करने में यहाँ पर 2 घंटे है ना, 120 मिनट है, 120 मिनट है ना। 120 को जब आप 4 से करोगे, 4 से 12, 30 डिग्री तो निकलेगा। ऐसा कर लो, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठाना एवं गिरना कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? दिन में, क्या कहा इसने? दिन में 2 बार महासागरों को जल उठना और गिरना कहलाता है। क्या कहलाता है आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र के जल का एक दिन में 2 बार लहरों का उठना व गिरना ज्वार कहलाता है। बच्चों ज्वार 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका दीर्घ ज्वार होता है, एक आपका लघु ज्वार होता है। राइट आंसर होगा इसका ज्वार भाटा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी? अब मैं आपको बता देता हूँ दीर्घ ज्वार कब आता है? जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी तीनों 180 डिग्री के एंगल पर होते हैं, एक सीध में होता है, तो आपका उच्च ज्वार आता है। जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तब आपका लघु ज्वार आता है। इतना आपको पता होना अति आवश्यक है, यही से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है जी? पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा डाला गया मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ही ज्वार भाटा का कारण होता है। इतना आपको मैं बता चुका हूं। चंद्रमा के करीब पृथ्वी का पानी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से में खिंच जाता है और उच्च ज्वार का कारण बनता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, इस वाले क्वेश्चन के साथ मैं आपको घास के मैदान कंप्लीट कवर कराऊंगा। उत्तरी अमेरिका प्रेरी, दक्षिण अफ्रीका डाउन, मध्य आपको सुमेलित करना है। क्लियर है? चलो पहले हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद आंसर आप स्वयं बताना। घास के मैदान आपके 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, नंबर 2 शीतोष्ण घास के मैदान। जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं वो भूमध्य रेखीय प्रदेश या 10 से 25 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। वहीं जबकि जो आपके शीतोष्ण घास के मैदान होंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो 30 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य पाए जाएंगे। उदाहरण मैं आपको ये भी याद कराऊंगा, कैसे याद करोगे? सवाना घास के मैदान है, सवाना फ्री में खाना, इसका मतलब सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। लानोज घास के मैदान, लानोज
वेनेजुएला में पाए जाते हैं। इसके बाद कैंपास, कैंप लगा था कहीं का बच्चों, फुटबॉल का। फुटबॉल में नंबर 1 कौन कौन है बच्चों? ब्राजील, उरुग्वे, प्रागवे। इसका मतलब कैंपास घास के मैदान ब्राजील, अर्जेंटीना, प्रागवे में पाए जाते हैं। पार्कलैंड, पार्कलैंड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? पार्क में जाना है, फ्री में जाना है भाई, टिकट नहीं लेने के। दक्षिण अफ्रीका में। सेलवास, सेलवास लगी थी बच्चों, सेल लगी थी कहाँ? अमेजन की साइट पर, अमेजन बेसिन। ऐसे ट्रिकी अप्रोच के साथ आप याद रख सकते हो। अब बात करते प्रेरी घास के मैदान। प्रेरी, प्रे किसकी, कुछ देश की प्रे कर रहे थे बच्चों? अमेरिका वालों की। अमेरिका में। पंपास, पंप की जरूरत पड़ी थी अर्जेंटीना को, टीना को अर्जेंट पंप की जरूरत पड़ी थी। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील में पाए जाते हैं। स्टेपिज, यूरेशिया, पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया को जोड़ते हैं। वेल्ड फ्री में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। डाउन्स, बाउंसर सबसे ज्यादा किस देश के बॉलर मारते हैं? ऑस्ट्रेलिया के मारते हैं। ऐसा आप याद रख सकते हो। देखिएगा घास के मैदान लोकेशन, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, वेल्ड अफ्रीका, सवाना अफ्रीका, ठीक है जी। स्टेपिज यूरेशिया, पंपास अर्जेंटीना, कैंपास ब्राजील, सेलवास अमेजन बेसिन, लानोज वेनेजुएला, प्रेरी उत्तरी अमेरिका, टुंड्रा वनस्पति उत्तरी अमेरिका। क्लियर है? ये आपको मैं मैथ पे कवर करा दिया है। आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, केवल युग्म आपका सेकंड युग्म सही है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका क्या बताना, सुमिलित है। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी है घास के मैदान, उत्तरी अमेरिका। दक्षिण अफ्रीका में डाउन्स तो वहाँ का है बच्चों, ये आपका कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। मध्य एशिया में स्टेपी, बिल्कुल ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का वेल्ड, ये आपका गलत है। मध्य एशिया का स्टेपी यूरेशिया का होगा, मध्य एशिया का नहीं, उनका भी गलत है। दक्षिण अफ्रीका का आपका क्या हो जाएगा बच्चों? डाउन। दक्षिण अफ्रीका का क्या हो जाएगा? डाउन। इसका मतलब ये भी आपका, इसलिए केवल एक जोड़ी सही है। ये भी आपका डाउन्स भी आपका गलत हो जाएगा, अफ्रीका का डाउन्स थोड़े। उत्तरी अमेरिका प्रेरी अमेरिका का है, ये आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, नहीं कि 2। ठीक है जी। दक्षिण अफ्रीका में क्या होता है बच्चों? वेल्ड होता है। ठीक है जी। अमेरिका में पंपास होता है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड होता है, यूरोप में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स होता है। सिर्फ आपका अमेरिका में प्रेरी वाला ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैं आपको कवर करा चुका हूँ। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ भी क्या कहता है बच्चों आपका? क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, गुरु नानक द्वारा बनाए गए शुरुआती पवित्र स्थान को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर बच्चों, गुरु नानक द्वारा बनाए गए शुरुआती पवित्र स्थान को किस नाम से जाना जाता है? बच्चों गुरु नानक की बात आई है, पहले मैं गुरु नानक को आपको कवर कराता हूँ। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था बच्चों? 1469 से लेकर 1539 तक। क्लियर है जी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तलवंडी। तलवंडी कहाँ? पाकिस्तान। तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहिब में हुआ था। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर आपका 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, धर्मशाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन क्या कहता है? ए, लगभग 2500 वर्ष पहले जनपद दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे, उनमें महाजनपद कहा जाता था। 16 महाजनपदों का वर्णन है बच्चों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की ये बात है। ठीक है जी, 6ठी शताब्दी में इसका महाजनपद का होता है। ये मैं आपकी महाजनपदों वाली जल्द ही क्लास आपको ट्रिक अप्रोच के साथ प्रोवाइड कराने वाला हूँ। 16 के 16 महाजनपद में आपको 5 से 7 मिनट में कवर करा दूंगा बच्चों। ठीक है जी। देखिएगा सभी स्टूडेंट, सही तरीके से किलेबंदी की गई, सेनाएं खड़ी की गई थी, सेनाओं के रखाव के लिए सही से प्रणाली व्यवस्था लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 6 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए और दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी नई प्रणाली हॉन्ट मैकेंजी द्वारा तैयार की गई थी? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महलवारी बंदोबस्त। कब हुआ था बच्चों? ये आपका 1882 में महलवारी बंदोबस्त। ठीक है जी। ये अंग्रेजी माल्ट है ना बच्चों आपका, हॉन्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में महलवारी प्रणाली की स्थापना की थी। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस राज्य में केलोलार और
देवांग समुदाय बनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण भारत में थे ये फेमस आपको। क्वेश्चन नंबर 9 20वीं शताब्दी में महिलाओं की स्वतंत्रता एवं समानता के संदर्भ में कथन ए और आर को पढ़े और सही उत्तर चुने। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता एवं समानता की मांगों का समर्थन किया और राष्ट्रीय नेताओं का आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों एवं महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर आपके दोनों सही है, आर सही व्याख्या करते हैं ए की। बच्चों जो क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल होंगे, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होंगे उसके तो आंसर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। जो आपको कंप्लीट डिटेल कवर कराने वाला टॉपिक होगा, क्वेश्चन होगा, उसकी मैं आपको डिटेल कवर कराऊंगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 इनमें से कौन सा सूफीवाद से जुड़ा है, सही विकल्प चुने। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड ए बी व सी। सूफीवाद से खानका, रक्स और जिक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों होते क्या क्या थे बच्चों, चलो मैं आपको नेक्स्ट उसमें स्लाइड में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 किसने काश्तकार की चाबुक नामक पुस्तक लिखी। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ज्योतिराव फुले ने लिखी थी। क्लियर जी, किसने लिखी थी? ज्योतिराव फुले ने लिखी थी। द कल्टीवेटर्स व्हीप कार्ड नाम से एक पुस्तक थी, ये ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। गुलामगिरी के भी लेखक यही थी बच्चों। ठीक है जी, 1873 में लिखी थी इन्होंने। कौन सी? गुलामगिरी। इन्होंने गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखी थी। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी जो वर्तमान में कर्नाटक में थी ने प्रभात फेरियों का आयोजन किया। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अम्माबाई। कर्नाटक की अम्माबाई की शादी ना बच्चों 12 साल की उम्र में ही हो गई थी। वह 16 साल की उम्र में विधवा भी हो गई थी। क्लियर है जी। बाद में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग भी लिया था, इतना आपको पता होना जरूरी है। प्रभात फेरियों की शुरुआत कराई थी उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 12 सरकार ने ऐलान किया कि 1837 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। बी इन चुनाव का परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ए और बी आपके दोनों सही है, बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 14 भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। सार्वभौमिक मताधिकार 18 साल से अधिक वोट देने का अधिकार है, सभी नागरिकों के लिए कानून में समक्ष माना गया। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 ए व सी सही है। ए सही है, सी सही है। 18 वर्ष से अधिक आयु के वोट देने का अधिकार मिला सभी, उसी टाइम थोड़ा मिलेगा था। क्लियर है जी। भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, इसलिए पहला ऑप्शन ठीक है। आपका सार्वभौम वयस्क अधिकार का अर्थ क्या होता है बच्चों? सभी वयस्क जो 18 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं नागरिकों को उनके सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि भिन्न भिन्न है के बावजूद भी वोट देने का अधिकार है। क्लियर है जी। और भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया था 21 वर्ष से अधिक आयु के लिए था उस टाइम बच्चों। ये 1989 समय याद रखना है, 1989 में से का टाइम पीरियड 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। क्लियर है जी। ऑप्शन बी सही नहीं है इसलिए आपका, और ये तो आपका ऑप्शन सी तो सही है। क्वेश्चन 15 30 क्वेश्चन है मेरे इसमें बच्चों क्लास में। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण है? ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत का सड़क मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 16 अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ब्राह्मी लिपि में। किस में लिखे थे बच्चों? ब्राह्मी लिपि में। बच्चों अशोक के शिलालेख है ना ज्यादातर किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा में एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 5वीं एवं 6वीं शताब्दी वर्तमान में तमिलनाडु के बने स्तर पर खेती करने के लिए यह आवश्यकता की क्या आवश्यकता था जी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सिंचाई के लिए तटबंधों का निर्माण हो। क्वेश्चन नंबर 18 दक्षिणी गोलार्ध में के यह कथन बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बी व सी आपके सही है।
दक्षिण गोलार्ध पर सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है, गलत है। दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को, तो बिल्कुल सही है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दक्षिण गोलार्ध में दिन तथा रात की अवधि समान होती है। ये मैं आपको कल की क्लास में प्रोवाइड करा चुका हूँ, उसका पूरी डिटेल एक बार क्लास देखिएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 19, सेल का एक प्रकार जो दूसरे प्रकार में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सेल चक्र। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मृतकों को उनके समान के साथ दफनाए जाने के कारण की सबसे अच्छी व्याख्या है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, मृत्यु के बाद भी जीवन में लोगों को विश्वास था। क्वेश्चन नंबर 21, आपको 3 ऑप्शन दिए। लघु चित्र, छोटे आकार के चित्र होते थे। लघु चित्र आमतौर पर वाटर कलर्स से कपड़े या कागज पर चिन्हित किए जाते थे। प्राचीनतम लघु चित्र ताड़ के पत्तों अथवा लकड़ी पर चित्रित किए जाते थे। बताओ इनमें आंसर क्या है, सोच लीजिएगा। आपके पास 30 सेकंड का समय है। बताओ बताओ। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी आपके सही है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से आने वाले सुनामी का पहला संकेत कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, तटीय क्षेत्र में जल में कमी आती है। तटीय क्षेत्र से जल में कमी आती है, क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 30, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवन, क्वेश्चन है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवन हमें कहाँ मिलते हैं? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जयमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारत में ठंडे रेगिस्तान से होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी। लद्दाख का ठंडा रेगिस्तान को पार करके बहती बच्चे 5 इसकी सहायक नदियां हैं। मैं नदी वाला टॉपिक आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, जाकर देखिएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 25, मिलान करें राज्य परमाणु ऊर्जा केंद्र। तमिलनाडु में बच्चों कलपक्का में ए का सेकंड आपका थर्ड में, सेकंड में नहीं है, फर्स्ट में नहीं है। इसके बाद आपका महाराष्ट्र में है तारापुर, बी का आपका है फर्स्ट, बी का फर्स्ट भाई, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप मिला के देख लेना इनको। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर मैं डायरेक्ट बताने वाला हूँ, ए और आर दोनों सही हो जाएंगे। ए का सही से स्पष्टीकरण बी है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित नामों पर विचार करें। मिल्पा, लदांग, रोका और चीरू, ऊपर दिए गए नाम किससे संबंधित हैं? यह आपके क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानांतरित कृषि विलुप्त प्रजातियां हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काटो और जलाओ, ठीक है जी। मैक्सिको मिल्पा जो आपका है मैं बता देता हूँ। मिल्पा जो है आपका बच्चों, मिल्पा इसे मैक्सिको में तो इसे मिल्पा कहा जाता है, ठीक है जी। ब्राजील में इसको रोका कहा जाता है, क्लियर है जी। मलेशिया में इसे लडांग कहा जाता है, लडांग मलेशिया में, ठीक है जी। चीरू इसे कहाँ कहा जाता है? चीरू इसे तिब्बती मृग की एक प्रजाति है, मतलब ये चीरू, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का वर्णन करते हुए किसने अनेकता में एकता मुहावरे का प्रयोग किया था? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। विविधता में एकता बोला था इन्होंने, अपने जवाहरलाल नेहरू ने। इन्होंने अपनी इनकी पुस्तक का नाम क्या था बच्चों? 1946 में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इस शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्थानीय समूह द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के स्थानीय मुद्दों को कवर करने के उद्देश्य से चलाए जाने वाले संचार माध्यम। और हमारा आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, भारतीय संघीय व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर थर्ड, पुलिस। केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती, सॉरी नहीं का मतलब जो केंद्र सरकार के हाथ में नहीं, राज्य सरकार की, तो पुलिस है। बैंकिंग, संचार और मुद्रा केंद्र के है। ये आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।